नमस्कार दोस्तों, मैं इसके मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल बीए ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि उत्तर कैसे लिखें। अक्सर यह वीडियो मेरा डेडिकेटेड है जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, स्पेशली उनके लिए, और यदि आप सेकेंड ईयर में हैं क्योंकि पिछले साल बच्चों ने शायद एग्जाम नहीं दिए थे फर्स्ट ईयर के, तो वो भी देख सकते हैं और एक अच्छा उत्तर कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा नंबर दिला सकता है, क्योंकि एग्जामिनर की जो पहचान होती है वो आपके आंसर से होती है। और मैं ईमानदारी से साथ बात करूं तो कंटेंट पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जामिनर के लिए। बहुत कम ही एग्जामिनर हैं, केवल 10% एग्जामिनर आप मैक्सिमम मान सकते हैं जो आपके कंटेंट को पढ़ के आपको नंबर देते हैं। बाकी तो नंबर बस इस बात पे मिलता है कि आपने कैसा लिखा है, और वो क्योंकि वो प्रोफेसर्स होते हैं आपके सब्जेक्ट्स के, और उनके आपके लेखन के और आपके हेडिंग से वो पता लगा लेते हैं। आपके 10 लाइन पढ़ कर आपके पूरे आंसर को भांप लेते हैं कि आपकी लेखन क्वालिटी क्या है। तो आखिरकार क्यों ना ऐसा लिखा जाए कि थोड़ा प्रोफेसर को हम पढ़ने के लिए आंसर को मजबूर कर दें। तो चलिए कुछ आज इसी विधि प्रक्रिया में हम बात करेंगे और समझेंगे कि विश्वविद्यालयों के एग्जाम को होने वाले एग्जामों में हम किस प्रकार से आंसर लिख करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं कि बच्चों को जो सबसे पहला सवाल आता है कि आखिरकार आंसर कितने पेज का होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चों में भी क्वेश्चन रहता है, कोई बताता है 2 पेज लिख दो, कोई बताता है 3 पेज लिख दो, कोई बताता है 5 पेज लिख दीजिए, और कुछ लोग तो कहने वाले होते हैं भैया अगर कंटेंट अच्छा रहा तो 2 ही पेज पर नंबर मिल जाएंगे। आज सारे मिथों को दूर करते हैं। दोस्तों देखिए, आपको समय मिलता है 2.5 से 3 घंटे का। 2.5 घंटे का भी समय मिला मान लीजिए आपको, और आपको आंसर मैक्सिमम जो है एग्जाम्स में 5 या 6 लिखने रहते हैं। अब 5 एग्जाम और आपके पास 2.5 घंटे, यानी हर एग्जाम मतलब हर आंसर को अटेंड करने के लिए आपको 30 मिनट मिल रहा है। यदि आपको एक आंसर लिखने के लिए 30 मिनट दे रहा है एग्जामिनर, तो क्या सोचिएगा, क्या एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि आप इस 30 मिनट में केवल 2 पेज आंसर लिखेंगे। और जो भी आपके आंसर होते हैं, जो भी एग्जाम्स में आंसर हो रहे हैं, जैसे मैं कुछ विशेष विद्यालयों की बात करूं जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या मैं बात करूं जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की, तो कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ की मतलब आंसर निबंधात्मक होते हैं, यानी कि आपको आंसर जो है एक निबंध की तरह लिखना होता है। तो क्या आप आधे घंटे में, केवल आपको आधे घंटे समय दिया जा रहा है एक क्वेश्चन के लिखने के लिए, और हम आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप केवल 2 पेज का आंसर लिखिए। क्या ये जो है एक सही बात है? क्या एक सही जजमेंट है? आप सोचिए। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, आप जब भी एग्जाम लिखें तो कोशिश करें आपको 4 से 5 पेज का आंसर लिखना है। मिनिमम 4 लिखें, मैक्सिमम 5-6 आप जितना लिख सकें। लेकिन हाँ, इन दोनों के बीच में रहता है तो एक सबसे मतलब आइडल आंसर माना जाता है कि आप 4 से 5 पेज का आंसर लिख रहे हैं तो एक अच्छा आंसर माना जाता है। अब कुछ पेज में आंसर लिखने की हम बात कर लें कि आंसर को लिखा कैसे जाता है या हम कैसे लिखना प्रारंभ करेंगे। सपोज दैट मानिए ये आपका पेज है, एक पेज है यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर नंबर ऊपर डालते हैं XYZ, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपरी हिस्से को छोड़ करके यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं, और हमारे आंसर के 3 भाग होंगे मुख्यतः। इन्हीं के आधार पे, इन्हीं के फ्रेम के आधार पे आपको अपने आंसर को सेट करना होगा। वो 3 आधार कौन से होंगे? सबसे पहले हम भूमिका की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मुख्य विषय की, उसके बाद हम बात करेंगे निष्कर्ष की। इन 3 ही विषयों में आपको जो है अपने आंसर को फ्रेम करना है। आंसर कोई भी आ रहा है, अगर आपने इन 3 स्ट्रक्चर्स को लिखा तो यकीन मानिए आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। भूमिका में क्या लिखना है हमें? आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, सपोज दैट एक क्वेश्चन आज हम मान लेते हैं, जिसके आधार पर आज के हम कंटेंट को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आंसर को कैसे लिखा जाता है। थोड़ा एक आंसर क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, तो हम विशेष तौर पर बात कर पाएंगे उसके संदर्भ में। हमने आज ले लिया सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन पर मान लीजिए आ गया टिप्पणी, प्रकाश डालिए या निबंध लिखिए।
कुछ भी आंसर आ जाए, इस तरीके से आंसर आ जाए, और आज इसी क्वेश्चन के आधार पर हम आपको समझाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है। अब मान लीजिए हमारा मुख्य विषय क्या है इस क्वेश्चन का, नगर नियोजन, और इसी के आधार पर हमारा आंसर लिखना। और किसका नगर नियोजन है? सिंधु सभ्यता का। तो हम भूमिका कैसे लिखेंगे? भूमिका के बारे में हम बात करेंगे। हम थोड़ा सा सिंधु सभ्यता का परिचय देते हुए हल्का से इसके नगर नियोजन की तारीफ कर देंगे। जैसे कि हम बात करें सिंधु सभ्यता, अगर भूमिका लिख रहे हैं तो मैं कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता भारत की वह प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जिसने भारतीय इतिहास को कहीं न कहीं गौरवान्वित किया है। जब भारत में जो है उपनिवेशवाद की इतिहास विचारधारा को प्रसारित किया जा रहा था और भारत को एक असभ्य देश बताया जा रहा था और विदेशी शक्तियां हमें सभ्यता सिखा रही, तो उस समय कहीं न कहीं सिंधु सभ्यता ने हमें यह प्रमाणित किया कि हम आज की नहीं, हमारी सभ्यता बहुत पुरानी रही है। एक हम विस्तारित कल्चर हमारा सबसे पहले रहा है। नगर नियोजन की बात करें, इसमें थोड़ी सी अगर आप और अपना भूमिका बदलना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप नगर नियोजन की भूमिका लिख सकते हैं। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन जो है पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में चर्चा का विषय रहा है। प्राचीन इतिहास में लेकर के आधुनिक इतिहास तक हम देखें तो ऐसे नगर नियोजन के उदाहरण हमें कुछ बहुत कम ही दिखाई पड़ते हैं। कहीं न कहीं इसका नगर नियोजन आज के नगर नियोजन के कुछ विषयों में बेहतर प्रणाली था, नहीं तो आज के जैसे ही था। एक हमने भूमिका आपको दो चीज बताई, ये सिंधु सभ्यता का है। अब आपको भूमिका कितने पेज लिखने हैं, देखिए इनको भी हम बांटेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर्स में, हम इन चीजों को भी बांटेंगे। अब भूमिका आपको लिखनी है एक से जो है आधे पेज की। अगर आपने एक पेज का लिखा तो भी ठीक है, आधे पेज के लिखिए तो भी यह भी ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ से भूमिका लिखना प्रारंभ किया, और याद रखना है भूमिका लिखते वक्त हमें अपने पैराग्राफ्स को चेंज नहीं करना है और भूमिका में हमें कोई अंडरलाइनिंग नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से भूमिका लिखना अपना प्रारंभ किया, हमने यहाँ तक भूमिका अपनी लिख दी। अब यहाँ तक हो गया हमारा भूमिका। अब हम अपने आएंगे नगर नियोजन पे। मुख्य विषय क्या है हमारा? सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। देखिए हर चीज को आपको फ्रेम करना होगा। अब नगर नियोजन को भी हमें 3-4 भागों में फ्रेम करेंगे। जैसे नगर नियोजन की पहली बात करें, इसके विन्यास को देख लेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे इसके मकान को देख लेंगे, फिर बात करें तो यहाँ पे इसकी सड़कें को देख लेंगे, यहाँ के इनके प्रशासन पे देख लेंगे, और 2-4 ऐसे सब हेडिंग्स और बना करके, जैसे कि नालियां, 4-5 हेडिंग हो गई। इन्हीं के आधार पे अब हम इनको भी फ्रेम कर चुके हैं, और ये सारा फ्रेम जो है आपके माइंड पे सेट होना चाहिए आंसर को देखते ही क्वेश्चंस को। अब इनमें हम शुरू करेंगे। तो मुख्य विषय हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। अब हम मुख्य विषय में भी थोड़ी बहुत भूमिका बांधेंगे अपने मुख्य सब्जेक्ट की। जैसे कि हम मेन भूमिका में अगर हमने सिंधु सभ्यता के बारे में लिख दिया, तो अब यहाँ से हम जब पैराग्राफ चेंज करना है, आपको थोड़ा सा दोनों पैराग्राफों के बीच में गैपिंग ज्यादा देनी है नॉर्मल पैराग्राफ से, फिर नीचे आना है, और अब वहाँ पे हेडिंग आपको डालनी है नगर नियोजन, और नगर नियोजन की हल्की सी भूमिका लिखते हुए हमें अपने सब हेडिंग्स पे आ जाना है। अब हम बात कर लें कि क्या हमें हेडिंग का यूज करना चाहिए या नहीं, पैराग्राफ का इस्तेमाल करना चाहिए एग्जाम्स में या नहीं। देखिए दोस्तों, जितने भी आप हेडिंग डालेंगे या जितने भी पैराग्राफ डालेंगे, इससे 2 फायदे होंगे। पहले फायदे में आपकी बात करूं, नंबर 1 फायदा तो कॉपी भरती है, यानी आपके 4 से 5 पेज आप कम कंटेंट में आसानी से पहुंचा सकते हैं। कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, ये मतलब बात यही है कि आपको भाई करना तो पड़ेगा ही। तो मतलब आपकी एक तो पहली बात स्पेस बढ़ रहा है धीरे धीरे, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, जब आप पैराग्राफ चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं का आंसर अट्रैक्टिव होता है। थोड़ा अगर पैराग्राफ आप माइंडसेट से चेंज कर रहे हैं, कहीं ये इम्पैक्ट ना डाल दे कि आपने पैराग्राफ बदल डाले पूरे आंसर में, और एग्जामिनर देखते ये कर रहे हो ये तो काफी भरेगी, ये वाली फीलिंग अगर उससे नहीं आई तो पैराग्राफ आपको एकदम बेहतरीन नंबर दिलाएगा। आप लोग इसे 2-4 आंसर लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि कौन से आंसर्स बेहतर दिख रहे हैं। यहाँ पे थोड़े से पैराग्राफ चेंज करने हैं और नीचे आ जाना है। अब एक एक टॉपिक पे हमें बात करना है। अब हम बात कर लें निष्कर्ष। निष्कर्ष हमें लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? मेरी बात माने तो निष्कर्ष सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं सबसे पहले जो बच्चे का पढ़ना चाहूंगा और निष्कर्ष पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि ये शायद सारे बच्चों ने सेम लिखा हो, शायद सारे बुकों से पढ़ा हो। बुक से अगर आपने सेम पढ़ा तो मे भी कंटेंट सेम रहेगा,
मकान के जो बनाने के तरीके उसे कोई बच्चा बदलेगा नहीं, मकान के बारे में लिखेगा तो वो एग्जाम में शायद थोड़े इधर उधर लिखे। नगर विन्यास लिख रहा है तो थोड़े सारे शब्द इधर उधर करें, लेकिन लिखेगा वही चीज। लेकिन जो ये है, हकीकत बताऊं, ये वो चीज है जो आपकी अपनी होती है, आपकी अपनी सोच होती है। और निष्कर्ष तो कभी कहीं कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर सिर्फ आपने इसको लिखना सीख लिया तो शायद आपके 2 या 3 नंबर दूसरों लोगों से ज्यादा बढ़ जाए। तो यकीन मानिए निष्कर्ष आपको लिखना है, और आपको निष्कर्ष के लिए अलग से हेडिंग डाल के रखना है। वहां कुछ नहीं लिखना है, वहां पे सिर्फ लिखना है निष्कर्ष, और आगे कुछ अपने आपके जो अपने विचार हैं उस सभ्यता को लेकर के, या जो भी उस प्रश्न में आपके अपने एक ऑथेंटिक जो माइंडसेट है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। थोड़ा अच्छा लिखिएगा, क्रिएटिव लिखिएगा। और आपने अगर एग्जामिनर ने आपको देख लिया यहाँ निष्कर्ष लिखते हुए, यकीन मानिए आपके निष्कर्ष के आधार पर आपको नंबर दे देगा, अगर एग्जामिनर अच्छा रहा तो। और जब भी आंसर खत्म हो तो आपको थोड़ी सी लाइनिंग करके यहाँ पे ऐसे कर देना है। यह प्रतीक होता है कि हमारा आंसर यहीं पे समाप्त हो रहा है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर दोबारा पेज नहीं पलटता है। नंबर 1 बात तो ये हो गई कि हम आंसर को फ्रेम कैसे करेंगे। कितने पेज को उत्तर लिखना है, इसका आंसर आपको मिल गया। हेडलाइन के यूज करना है कि नहीं यूज करना है, इसका आंसर आपको मिल गया। पैराग्राफ का इस्तेमाल किस प्रकार करना है, इसका उत्तर आपको मिल गया। अब हम बात कर लें कंटेंट क्वालिटी की। भाई कंटेंट क्वालिटी क्या है? देखिए दोस्तों, एग्जाम में बहुत से लोग मैंने बीए में कहते हुए सुना है कि अरे कुछ भी लिख के चलेंगे। भाई अगर आपको सिर्फ पास होना है तो यह बात सत्य है कि आप कुछ भी लिख के आ सकते हैं, लेकिन आपने अगर पढ़ा है, मेहनत किया हुआ है और आप एक अच्छे नंबर की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद ये बात आपके लिए नहीं सही है। आपके आंसर में क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी इंप्रूव कैसे करेंगे, अन्य लोगों से अपने आंसर को डिफरेंस कैसे बनाएंगे, इसलिए अभी हम आगे थोड़ा बात करेंगे। लेकिन क्वालिटी की बात ऐसी है कि क्वालिटी में कुछ अलग नहीं लिखना है। लेकिन कई कॉपियों में ऐसा एग्जामिनर्स को देखने को मिलता है, जब हमारे सीनियर्स कॉपी चेक करते थे, 1-2 लोग थे तो हम लोग उनसे बात करते थे तो वो दिखाते भी थे। कई कॉपी हम लोगों ने देखी हुई है, लोगों ने बीच बीच में कहानियां लिख रखी है उन सभ्यता के बारे में, मतलब उनके समाज में कुछ भी पूछा जा रहा है, जो समझ पा रहे हैं उसको लिखते चले गए हैं वो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कहानी नहीं लिखना है। कंटेंट को थोड़ा मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड लिखिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, ऐसा मत करिए। जबरदस्ती आंसर मत फैलाइए, या फैला भी नहीं तो थोड़ा दिमाग लगा के फैलाइए। ऐसा नहीं करिए कि एग्जामिनर एकदम ब्लंडर हो जाए। पता है फिर क्या होता है, अगर एग्जामिनर ने पकड़ लिया उस टाइम, यदि नहीं देखा तब तो आपकी किस्मत, आपको नंबर मिल गए नो डाउट। लेकिन एग्जामिनर पकड़ लिया दोस्त तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर एग्जामिनर के मन में आता है कि अच्छा तुम बेटा हमें चूतिया बना रहे हो, फिर वो आपको चूतिया बनाता है, फिर आपके साथ गलत कर जाता है। और चूंकि विशेष करके मैंने कई पेपर में ऐसे देखा, जैसे इतिहास के, भूगोल के और इकोनॉमिक्स के, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे तो नंबर धड़ल्ले से नीचे चले जाते हैं, ऊपर जाने के बाद छोड़िए। पता चला 75 नंबर के पेपर हो रहा है, उनमें से लोगों के जो है 22, 21 नंबर आ रहे हैं। यही रीजन होता है, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा होता है कि टीचर पकड़ लिया तो आपको पक्के नंबर काट देगा वो। तो थोड़ा कहानी लिखने से बचिएगा। कहानी लिखा भी जाता है तो उसको दिमाग से लिखा जाता है। आंसर को ऐसा घुमाइए कि ऐसा ना हो कि आपको पता चले कि आप एग्जामिनर को एकदम मूर्ख ही बना रहे हैं। हालांकि एग्जामिनर को पता चलता ही आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसे ऐसा ना लगे ना कि एकदम ब्लंडर जा रहा है। थोड़ा सा बचा के रखिए, ठीक। ये हो गया आपका कंटेंट क्वालिटी। अब पेन यूज करने की बात कर लें तो पेन आज 2 यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन। ब्लैक पेन का यूज आप जो है हेडलाइंस डालने के लिए और अंडरलाइनिंग करने के लिए करेंगे। एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है अंडरलाइन, हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अब अंडरलाइन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए भाई मेरे अंडरलाइन, यह 2 मैं बात करूँ, यदि आप अंडरलाइन अच्छे से कर सकिएगा तभी करिएगा, यदि आप नहीं कर सकते हैं तो मत करिएगा। अंडरलाइन बहुत इंपैक्ट डालता है, लेकिन गलत इंपैक्ट भी डालता है। अगर आपने गलत जगह अंडरलाइनिंग की तो, क्योंकि अंडरलाइन अट्रैक्ट करता है एग्जामिनर को, अंडरलाइन की हुई लाइन को जरूर पढ़ना चाहता है। अगर आपने गलत अंडरलाइनिंग की है तो फिर दोस्त दिक्कत आ जाएंगे। आप जहां श्योर हो अपने कंटेंट को लेकर फिर वही अंडरलाइनिंग कीजिएगा और इंपॉर्टेंट जगहों पे करिएगा। जैसे इंपॉर्टेंट जगहों पे भी बात कर लें, अभी हम नगर विन्यास के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम नगर विन्यास के बारे में लिख रहे हैं। हम लिख सकते हैं कि सुंदर सभ्यता के नगर प्रायः हमें 2 भागों में विभाजित दिखाई देते हैं, एक पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग जो है मुख्यतः जो है ऊपरी हिस्सा में होता था और छोटा होता था, और वहां पर क्योंकि बड़े बड़े स्नानागार, किले
स्नानागार और नागार इत्यादि चीजें मिले हैं, जिनके आधार पर हम यह मान सकते हैं कि यहाँ पर शासक वर्ग रहता था। अब जैसे पश्चिमी टीला थोड़ा ऊंचाई पर स्थित था, तो शासक वर्ग को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। या जो आपने एविडेंस लिखा है मोहन यहाँ से जो है महान स्नानागार, अन्नागार और बड़े प्रयोजन के मकान दिखाई पड़ते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं यहाँ पर शासक वर्ग था। तो आप मकान को अंडरलाइन कर सकते हैं। जो आपने एविडेंस लिखा है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, और आपने जो निष्कर्ष लिखा कि यहाँ पर शासक वर्ग रहता था, इसको कर सकते हैं। हालांकि कुछ इसके अपवाद हैं, जैसे कि हम बात कर लें तो धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, और वहीं आमरी और कोटदीजी की बात करें तो उसका विभाजन नहीं किया गया है। अब आप इस लाइन को ही अंडरलाइन कर सकते हैं कि हाँ, धौलावीरा को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है, और वहीं कोटदीजी और अमरीजी को विभाजित नहीं किया गया है। अलोथर और बनावली के जो है दोनों भागों को किलेबंदी की गई है। अलोथर और बनावली के भागों में हमें विभाजन नहीं दिखाई पड़ता है। इस आधार पर आप जब इंपॉर्टेंट कंटेंट लिख रहे हो, या कोई एविडेंस लिख रहे हो, या कोई रेफरेंस लिख रहे हो, या किसी महान इतिहासकार का कोट लिख रहे हो, तब आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आपको पूरी कॉपी को अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के आज की वीडियो में हमने देखा कि हम एक अच्छा आंसर और इफेक्टिव आंसर कैसे लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा मेरा बताने का तरीका, और आप अगर ऐसे आंसर फ्रेम करेंगे तो अच्छा नंबर्स मिलेगा। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर करे आप सभी को अच्छे नंबर्स मिले और आप अपने जीवन की हर मनोकामना को पूर्ण करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।